आप देख रहे हैं लाइव नमस्कार। हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि कांग्रेस पार्टी क्या हरियाणा में सरकार के प्रति जो नाराजगी है उसको भुना पाएगी? क्या राहुल गांधी की जनता के बीच जाने की योजना को हुड्डा साहब अमल में ला पाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा? और क्या कांग्रेस पूरी तरीके से एक होकर के यह संकेत दे देगी जैसे कर्नाटका में उसने दिया कि हम एक हैं? क्या वो हरियाणा में भी यह संदेश दे पाएगी? इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा। और इसके साथ साथ इसमें एक सबसे बड़ा विषय है कि जो पहलवानों को लेकर के, पहलवान बेटियों को लेकर के जो नाराजगी हरियाणा में है, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले प्रदर्शन हो रहे हैं और बेटियों के समर्थन की बात हो रही है। उस स्थिति में क्या जो खट्टर साहब अमित शाह से मिले हैं, जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उससे क्या कोई समाधान निकल पाएगा? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है, बड़े विद्वान लोग हैं। मैं परिचय कराता हूं। हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे काबिल पत्रकारों में से माने जाते हैं पवन बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं। हमारे साथ में डॉक्टर श्याम सखा श्याम है, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के चेयरपर्सन भी रहे हैं और इसके साथ साथ वो एक 40 साल से डॉक्टरी के पेशे में भी हैं, लेखन में भी हैं, पत्रकारिता में भी हैं और राजनीति को भी समझते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे काम करते हैं। मैं शुरुआत जो है 50 साल, सॉरी 40 मैंने कह दिया, 50 साल। जी डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रहे। जी मैं शुरुआत जो है बंसल साहब से ही करता हूं, क्योंकि बंसल साहब का जो हर दल, हर किसी के बारे में बेहतरीन नॉलेज है। तो बंसल साहब, सबसे पहला सवाल कि जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मंत्र दिया था, राजस्थान में भी दिया और जगह दिया, कि सभी को चाहिए कि वो कम से कम जनता के बीच जाएं, न रोज जा सके, हफ्ते में जाएं, जनता से उसकी बात को समझे, उनकी बात सुने, अपनी बात ना कहें, उनकी बात सुने और उसमें कैसे समाधान निकलेगा इस पर वो काम करें। तो आज हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी की सीएलपी है, उसकी मीटिंग हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले रहे हैं और उस मीटिंग में इस योजना पर काम हो रहा है कि विपक्ष आपके द्वार, अभी तक होता था कि सरकार आपके द्वार, सरकार कितना जा रही है, नहीं जा रही है, यह भी आप बताइएगा। और विपक्ष आपके द्वार जाने का अब योजना तैयार कर रही है। जिस तरह हरियाणा में तमाम विषयों को लेकर नाराजगी है, तो उसका कितना एक तो फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, जो बेटियों का मुद्दा है उसको लेकर के जो खट्टर साहब हैं वो मिले हैं जाकर के अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, क्या उसमें समाधान निकल पाएगा? ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो पाएगी? इन्हीं सारे विषयों पे। जी पवन जी। देखिए, राहुल गांधी ने पिछले दिनों हरियाणा में भी यात्रा की, उसका अच्छा परिणाम निकला। काफी संख्या में लोग इस यात्रा के साथ जुड़े और उसमें एक तरह से कांग्रेस में जान भी आई। अब थोड़ी बात आती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है अभी भी, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का अपना खेमा चलता है, शैलजा का अपना खेमा चलता है और हुड्डा साहब का अपना चलता है। लेकिन संसद में पूरा विधायक दल के नेता हुड्डा साहब है और अध्यक्ष भी बांजूनी के कहने से बने हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई वो, उनको लगता है कि अब लोग दुखी हैं, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री पद उन्हीं को मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब फिर भी जैसे ये बात चली कि जोड़ने की बात, आज आपने बताया कि हुड्डा साहब ने मीटिंग बुलाई है कांग्रेस विधायक दल की। देखिए, हुड्डा साहब के पास कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है हरियाणा में। इंडियालो में अभय चौटाला है, अकेले ही है, ना कोई संगठन के बाद चला, ना विधायकों की टीम है, अकेले घूम फिरे। जबकि कांग्रेस को बड़ा लाभ है इस बात का कि 30 तो विधायक है, हुड्डा साहब का अनुभव है 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर उनके पास रघुवीर कादियान, करण दलाल, जेपी, सीता बुक्कल जैसे जुझारू नेता है, करण दलाल की बड़ी नॉलेज भी है। तो वो अगर इफेक्टिवली कोई प्लान बना के लोगों के बीच में जाते हैं, ये बात सुनते हैं, और सरकार में जो भ्रष्टाचार फैला है,
प्रॉपर्टी आईडी को लेकर परेशान है, वकीलों में भ्रष्टाचार को लेकर परेशान है, उनको के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस मिलेगा। तो एक और चीज मैंने इस पे सवाल पूछा था कि जो बेटियां हमारी जंतर मंतर पे बैठी हैं उस मुद्दे को लेकर के हरियाणा उबल रहा है और हरियाणा में जगह जगह उस पर सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को नुकसान होना तय है, तो उस नुकसान को, डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो कल जो है अमित शाह से मिले हैं। तो क्या इससे कोई नतीजा आपको निकलता दिखता है, कोई उम्मीद दिखती है, किस तरह आप देखते हैं? जी मनोहर लाल की मुलाकात हुई है अमित शाह से, मुझे लगता है कि उन्होंने मुद्दा उठाया होगा ये ब्रजभूषण वाला, और इसमें सारे पहलवान, ज्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं, तो भाजपा की स्थिति खराब होना लाजमी है और इस मामले में सारे अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब देखो सीएम साहब मनोहर जी ने कह दिया कि सेंटर का मामला है, ये हम क्या करें, आपसी मामले में सुलझा लेते बैठ के। अरे ये क्राइम का मामला है, ये कोई बातचीत थोड़ी चलता है, ये कोई लेन देन का मामला थोड़ी है कि भाई दो पार्टी में झगड़ा है, पैसे कम दे दिए, ज्यादा दे दिया, क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब फिर वो कहते हैं केंद्र का मामला है, तो मान लिया चलो केंद्र का मामला है ये। अरे हरियाणा में जो संदीप, जो आपका मिनिस्टर है, उसने कोर्ट को छेड़ा, पर्चा दर्ज हुआ है, वो तो हरियाणा का मामला है, उसमें आप कोई कार्रवाई कर दो। अब ये नहीं लगता कि कोई ज्यादा, अनिल विज ने भी कह दिया कि मैं इंटरवेंशन करने को तैयार हूँ, मैं साथ हूँ। अरे जो पर्चा दर्ज हो गया के खिलाफ, पुलिस की इंक्वायरी चल रही है और गिरफ्तारी होने में समय लगता है, एक प्रक्रिया होता है गिरफ्तार करने की। और जहां तक बात है इस्तीफा की, इनका इस्तीफा दिया जाए, मैं इसको जायज नहीं मान पाती इस बात को। ये तो ठीक है, पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, सुधारित करे, तेजी से कार्रवाई करे, तो लोग जान दे और चालान पेश करे, करे। इस्तीफा तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, केस चलेगा, पुलिस चालान करेगी, गिरफ्तारी होगी, उसके बाद बंदा दोषी साबित होगा। तो मुझे लगता है कि इसका कोई हल कोई जल्दी निकलने वाला नहीं, आपको नहीं लगता है कि हल निकलने वाला? एक और इसी के साथ मैं पहले जोड़ दूं, आपने संदीप सिंह का जिक्र कर दिया। संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री थे, उनको लेके जो स्थितियां हुई, जिस तरीके से यौन शोषण का आरोप लगा, आरोप के बाद में उस समय वो कह रहे थे, जब लगा था आरोप, कि आप मेरा टेस्ट करा लीजिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब जब पुलिस ने, चंडीगढ़ पुलिस ने यह एप्लीकेशन मूव करी कोर्ट में कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगा। तो आखिर यह डर क्यों है? एक दूसरा, चंडीगढ़ पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर रही है, वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, अमित शाह के अंदर आती है, जैसे दिल्ली की पुलिस आती है। तो उस स्थिति में आप इसे आप कैसे देखते हैं और क्या? जी, मेरा ये मानना है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई नहीं करेगी, वो अपने आकाओं के इशारे की प्रतीक्षा करेगी, जैसा उनको आदेश मिलेगा उस हिसाब से काम करेगी। केस दर्ज हो गया, पॉस्को का केस दर्ज हो गया। अरे मान लो हरियाणा में किसी आम बंदे के खिलाफ पॉस्को या पवन बंसल के खिलाफ भी पॉस्को एक्ट का कोई केस दर्ज होता, 2 घंटे के अंदर पवन बंसल को पता लगे। पॉस्को एक्ट कितना गंभीर मामला है, जमानत भी नहीं है उसकी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। डॉक्टर साहब, पूरा आप हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, आप रोहतक के क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी राजनीति चलती है, देवीलाल जी की भी राजनीति चलती थी, और तमाम सारी राजनीति का गढ़ रहा है, और अभी भी है कमोबेश उसी के आसपास के इर्द गिर्द इलाके में। तो आज जिस तरीके से चौधर छिनी है रोहतक की, और उसके बाद में जिस तरीके से हरियाणा को बांट दिया गया है 2 खानों में, एक जाट नॉन जाट का बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया, दूसरा अभी जो है कल ही जो है डिसीजन लिया गया उसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में कि पिछड़े वर्ग को भी कई खानों में बांटने का कर दिया गया, कि हाँ सब उसका जो रिजर्वेशन किया गया पंचायतों में, नगर निगम में और सब में, नगर पंचायतों में, कि जिस तरीके से BCA BCB और ये इस तरह से करके, तो ये कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं टुकड़े टुकड़े की बात, तो ये तो टुकड़े टुकड़े करने जैसी स्थिति क्या नहीं है, और उसके बूते राजनीति साधी जा रही है? जी डॉक्टर साहब।
देखिए शुक्ल जी, कल आपकी इस पर ही चर्चा थी व्यापारियों के धरने की। तब मैंने कहा था, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, तो तब मैंने कहा था कि व्यापारी जो है कभी सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। वो कब खड़ा होता है कि जब अति हो जाती है। तो अति हर क्षेत्र में है। आप ये देखिए, अजय टेनी जो है, जो गृह राज्य मंत्री हैं सेंटर में, उनके बेटे के खिलाफ कितना हुआ, लेकिन नहीं। अब गृह मंत्री के पास तो सारी पुलिस होती है, वो क्या न्याय करेगी? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया तो अरेस्ट हो गया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि ये सरकार और इस पार्टी की मानसिकता है, किंग कैन नेवर बी रॉन्ग। और किंग यहाँ एक नहीं है, यहाँ तो हर व्यक्ति जो है यहाँ, यानी छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपने आप को किंग समझता है, क्योंकि उसको एक कवर प्राप्त है। कि जैसे ये अब उसके बारे में आता है जिस के और एमएलए एमपी को लेते हैं कि इनकी गंगा में जाके धुला हुआ हो जाता है। उसी तरीके से आप ये देखिए कि जो बुलंदशहर में एक हिंदू इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी, उसके हत्यारों के साथ क्या हुआ? बहुत दिनों बाद तो अरेस्ट हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये इस बात को डिस्कस भी नहीं करते हैं। ये अगर बैठ के, अगर मैं आपको बताऊं, अगर वहां कोई कैमरा लग जाए, अगर गलती से पहले तो किसी की हिम्मत नहीं इस बात को छेड़ दे मीटिंग में, अमित शाह के आगे या मोदी जी के आगे या किसी के भी आगे, तो वो वहां क्या जवाब आएगा कि इग्नोर इट। उसके उनके लिए ये कोई मुद्दे ही नहीं है, उनके लिए मुद्दा है सिर्फ वोटिंग। और इस वक्त जैसे कर्नाटक में आज वोटिंग चल रही है, इससे पहले अगर वो जिस तरीके से उसको टैनी को नहीं अरेस्ट किया था कि नुकसान हो जाएगा यूपी में, उसी तरीके से इसके ऊपर भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये की है कि उसके ये कहते हैं परिवारवाद नहीं। आप ये बताइए कि ये जो व्यक्ति है ब्रजभूषण शरण सिंह, इसके परिवार के कितने व्यक्ति खेल संघ में हैं? बेटा इसका, दामाद इसका, समधी इसका, और भी बहुत सारे नाम आए थे। यानी परिवारवाद की बात करती है, एक ही जगह परिवारवाद है। यानी जो पार्टी अलग से चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, उसको हम लोग समझे नहीं। इन्होंने कहा था हमारा अलग से चाल चरित्र पहरा, हम कहेंगे परिवारवाद के अगेंस्ट है लेकिन परिवारवाद को देंगे। हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, करप्शन देंगे। आप ये देखिए 40% वाले वहां बैठे, यहाँ बैठे। मैंने बताया था कि भाई धरना व्यापारी तो देता ही नहीं, क्योंकि व्यापारी को कमाना है सरकार से। सरकार के दो बिंदु हैं, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स। वो उनसे कभी झगड़ा नहीं करता। वो झगड़ा तब करता है जब उसके ऊपर कोई चारा नहीं रहता है। आप किसी की गर्दन पर पैर रख देंगे तो वो छटपटा के लड़ेगा ही। तो उसी तरीके से अब ये इतनी बड़ी खिलाड़ी लड़कियां हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके कंधे से कंधा, और सामंती समाज है हमारा हरियाणा का, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, उसमें इतनी ऊंचाई पर पहुंची हैं वो। क्योंकि मैंने तो 50 साल गांव में ही एक किस्म से काम किया, गोहाना कस्बा था, मुझे पता है वहां बेटियों के। आज बेटियां बहुत बेटर हैं, लेकिन वो अपने दम पर हैं, किसी की उस पर नहीं है कि किसी ने कुछ किया है। तो बेसिक चीज क्या है कि अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि संघ में कब स्त्रियों के लिए कोई स्थान रहा है, जो वो स्त्रियों की बात करेंगे। तो बेसिक जी जी। चीज है। अब दूसरा आपका मुद्दा है कांग्रेस। 1915 में जब गांधी जी वापस आए तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, जिनको वो गुरु मानते थे। तो उन्होंने कहा भाई आप जो है पहले भारत माता के दर्शन करो। तो गांधी जी ने पूछा भारत माता कौन है? कि भारत माता भारत की जनता है। तो गांधी जी निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें समझ में आया कि भाई इनसे बात करनी है तो इनके लेवल पर आना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने धोती पहन ली अकेली। आप ये देखिए ना, जी सारी उम्र वो क्या पहने रहे। जब रानी से मिलने गए तो किसी ने कहा आप इसी में, कहते हाँ मैं उनको बताऊंगा कि मेरे पास ये तो है, मेरी जनता के पास तो इतना भी नहीं है। तो सारे यूरोप के अखबारों में छपी। तो जनता से जुड़ने का अकेले राहुल से नहीं बात करती। जिस वक्त जनता से गांधी जी जुड़े तो हर व्यक्ति जुड़ा। तो हर व्यक्ति कांग्रेस का यहाँ भी जुड़ेगा तब बात बनेगी। जो पवन जी ने कहा कि हर एक की सीएम की इच्छा होती, अरे भाई सीएम की इच्छा तो तब जरूरी है
आपका घर अगर जल रहा है, पहले घर को बचाएंगे आप, किसको उठाएंगे? कि अपने बच्चों को उठाएंगे, बीवी को निकालेंगे बाहर? तो पहले आप कम से कम अपनी वोटों को तो बचाइए। और वोट कैसे बचेंगी? जब आप इकट्ठे होंगे, जब ये बात जनता में नहीं जाएगी कि ये लड़ रहे हैं सीएमशिप के लिए। जिस वक्त इलेक्शन हो जाए तब देख लीजिएगा, जो लड़ाई करनी है। पवन जी, घर में आपकी बैठ शक्ल के नहीं आ रही है। होते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको जनता के बीच एकजुट होकर जाना पड़ेगा। अकेले राहुल की बात नहीं, हर लीडर को जाना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि हम इकट्ठे हैं और इज्जत देनी नहीं, पड़ेगी। मैंने श्याम जी, मैंने इसका उदाहरण दिया कि कर्नाटक में देखिए बड़ी लकीर खींची जाती थी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, लगता था कि तलवारें खींची हुई हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों को राहुल गांधी साथ लेके आए, साथ मिलाया, और उसके बाद आप ये देखिए इतना शानदार उनका एक मिलन देखने को मिला, जिसके कारण कांग्रेस ने एक बड़ी शानदार कैंपेन की। क्या होगी, वोटिंग कितनी होगी, क्या होगा, ये अलग विषय, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस पूरी एकजुट दिखाई दी। और वहां के जो प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो हरियाणा से आते हैं, तो जो प्रयोग वहां हुआ, क्या वो यहां पर आकर के हुड्डा साहब के नेतृत्व में उस प्रयोग में सहयोगी होंगे? एक चीज, या सिर्फ सपना रह जाएगा? क्या जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है कुमारी शैलजा, वो हरियाणा में आकर के एक हो करके करेंगी? जो स्थिति देखने को हमें मिली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसमें ये सारे एक दिखाई दिए, लेकिन क्या अब आगे चुनावी रणनीति में भी एक दिखाई देंगे? जी डॉक्टर साहब। देखिए, यहां एक अंतर है। वहां दोनों लीडर, जो सिद्धारमैया और दूसरे में नाम उनका निकल गया मेरे से, डीके शिव कुमार जी शंकर, वो जो हैं बराबर के नेता हैं जनता में। यहाँ आप मुझे बताइए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि मैं किसी पार्टी किसी दल से संबंधित नहीं हूँ, कि कुमारी शैलजा का जन संपर्क कितना है, या जो हमारे दूसरे हैं जो बताया आपने नाम, जो प्रभारी हैं यहाँ के भी, जो सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी थे, सुरजेवाला, दिल्ली दरबार में तो उनका बड़ा रौब, हाँ सुरजेवाला जी का। लेकिन आप ये देखिए कि जो वहां लड़े थे इलेक्शन जींद में, ठीक है, उनके अपने पिता की लीगेसी है, लेकिन जनता में उनसे उस लीगेसी को संभाला क्या? भूपेंद्र सिंह के साथ थोड़ा सा फायदा क्या है कि उनके दादा की लीगेसी थी, उनके पिता की लीगेसी थी, उसको संभाला उन्होंने, और फिर उनके बेटे ने संभाला। तो 4 पीढ़ियों की लीगेसी है। हालांकि एक गड़बड़ उनके साथ भी हुई कि वो सब जातियों को पहले थे उस तरीके से जोड़कर नहीं रख पाए कांग्रेस के साथ। मुझे कहने में कोई वो नहीं कि सारी जातियों को जोड़ने में, इसलिए सोनीपत में जो हुआ देख लीजिए क्या हुआ। तो चलिए, तो क्या है कि जन लीडर वहां वो दोनों हैं, उन्हें पता है भाई तुम बराबर के हो। लेकिन यहाँ जन लीडर, आप मुझे बताइए कि जो जनता की वोट ले सके, आज के दिन हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कौन सा लीडर है? तो क्या होता है कि जब कहीं भी किसी, जैसे कॉर्पोरेट ही है जिसके पास 51% शेयर होते हैं, उसको बॉस मान लिया जाता है, तो चलती है ठीक। अगर उसको बॉस नहीं माना जाए, अब जैसे अंबानी बंधुओं में हुआ झगड़ा, अगर वो साथ रहते उनके, तो अनिल अंबानी का ये हाल नहीं होता। लेकिन वो बराबर की लड़ाई, बराबर का ना एक्यूमेन था, ना बराबर की और चीजें थी, लड़ पड़े, तो क्या हाल हुआ? तो यहाँ भी यही हाल है। लेकिन कर्नाटक में दोनों बिल्कुल टक्कर के आदमी हैं। जी, बंसल साहब से इस पे बात कर लेते हैं। बंसल साहब, आप हरियाणा की राजनीति को बेहतर तरीके से सालों साल से समझ रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, और उस तैयारी में जिस तरीके की स्थितियां हैं, सारे चीजें सामने आ रही हैं, उनमें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम चीजों को लेके जो जो उन्होंने कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
इसके बाद में संदीप सिंह वाला केस है, दूसरे और चीजें हैं, जातिगत खाई है, ये सारी चीजें सामने आने के बाद में तमाम टैक्सेस हैं, शिक्षा महंगी हो गई और बहुत सारी चीजें। तो जब ये सारी स्थितियां खड़ी हों, उस स्थिति में यदि विपक्ष आपके द्वार का कार्यक्रम वो करने की बात करते हैं, और जैसा डॉक्टर श्याम सखा श्याम ने कहा कि हरियाणा में हुड्डा आज सबसे बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से आपको यदि लगता है कि बड़े हैं तो हमसे ज्यादा आप समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा भी थोड़े बहुत ही बेल्ट में सही मायने रखती हैं, थोड़े से वोटर में ही मायने रखती हैं, सुरजेवाला भी एक आध कॉन्स्टिट्यूंसीज में मायने रखते हैं, तो वहां पर उनका भी थोड़ा बहुत स्थिति है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है इस समय पूरे हरियाणा में जिसने अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित कम्युनिटी से बनाया हुआ है और अपना सीएलपी लीडर जो है जाट कम्युनिटी से बनाया हुआ, यानी उन्होंने दोनों को पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व दिया है, बाकी भी जातियों और धर्म के लोग हैं उनके साथ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कितना सफल होगा ये कार्यक्रम, और क्या वो उन मुद्दों को उभार पाएंगे, जनता के मुद्दे बना पाएंगे जिनको लेके वो लड़ाई लड़ने की बात करते हैं? जी पवन जी। देखिए, ये तो तथ्य है कि कांग्रेस में इस टाइम सबसे ताजा लीडर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, ज्यादातर विधायक भी उनके साथ हैं और उनका बेटा भी सांसद है। और एक ओल्ड रोहतक जो बोलते हैं, ओल्ड रोहतक जिला, इसके अंदर सोनीपत जदर भी आता है, उसकी जाट बेल्ट में उनका खासतौर पे अच्छा प्रभाव है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह वो अग्रेसिव और इफेक्टिव दो बातों से अपना आंदोलन चलाएं। अग्रेसिव इफेक्ट ये नहीं कि जाकर मिला है विपक्ष, लोगों को मिला है, चाय पी उसके बाद आगे वो एक शैडो कैबिनेट बनाए। हर महकमे, जैसे लोकल बॉडी का महकमा है, एजुकेशन का महकमा है, तहसील का महकमा है, रेवेन्यू है, उनमें अपने अपने एक्सपर्ट एमएलए या जो नॉन एमएलए की ड्यूटी लगाए, वो उन महकमों के जो अंदर रेगुलरिटी हो रही है उनके डॉक्यूमेंट तैयार करें। ये पहले करण दिलार रणदीप सुरजेवाला होगा और बड़ा चार्जशीट लंबी चौड़ी तैयार करा करते हैं, और इनैलो को फायदे आ रहे चौधरी उनके पास IAS अफसर है, उनको तैयार करके देते हैं। ऐसे उनको बड़े अफसर मिल जाएंगे मतलब के डाटा के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ लोगों में आए। अब मैं बताता हूँ आपको, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रखा है सामने नौकरियों के लिए। इतनी भारी रिजेंटमेंट है उसको लेके, लोगों में इतनी बड़ी परेशानी है उस मुद्दे पर। सोशल एक्टिविस्ट श्वेता डुल है, एक परमिल है, सोनीपत, वो तो बोलते रहते हैं। आज तक किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बोला, मेरे को लगता है समझ नहीं आता है मामला क्या है। और पीछे उन्होंने सोनीपत में अपना प्रदर्शन करने की योजना बनाई बच्चों ने, सोनीपत पुलिस ने परमिशन नहीं दिया उनको परमिशन करने का। अब गीता बुक्कल एजुकेशन मिनिस्टर रही है, जो और ड्यूटी लगाए हुड्डा साहब, और उस मामले को स्टडी करें और उन बेरोजगार युवकों से मिले, उनसे संपर्क करें, उनकी क्या बात है, उसको प्रभावी ढंग से उठाएं। ऐसे ID की है, तहसील की है, हर इशू को इफेक्टिव और अग्रेसिव, दो चीजें। खाली मैंने फिर कहूँगा ऑर्नामेंटल नहीं गए, मिले, बर्तनों से मिले, किसी का लंच होगा, किसी चाय होगी, उससे कोई नहीं होने वाला। अग्रेसिव और इफेक्टिव तरीके से लोग ये मुद्दा उठाएंगे, जिनमें क्षमता है, संगठन है, और लोग दुखी हैं, लोग चाहते हैं कोई उनकी बात सुने। अगर इस पर चलते हैं तो निसंदेह भाजपा भी डिफेंसिव में आएगी और कांग्रेस को भी लाभ मिलेगा। जी चलिए, कांग्रेस को लाभ मिलेगा, लेकिन आप एक चीज, फिर मैं वहीं आता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सत्ता में है, मजबूत स्थिति में है, दोनों का गठबंधन चल रहा है। ये गठबंधन कितना, क्योंकि अब इस गठबंधन के रहते कांग्रेस के लिए क्या कोई उम्मीद दिखती है? जी पवन जी। मैं बताऊँ, ये गठबंधन चलाना भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि भाजपा को एक जाट चेहरा, भाजपा को जाट वोटर नहीं आते इसके पास, लेकिन एक ऑर्नामेंटल जो होता है फ्लोवर गुलदस्ता, एक जाट चेहरा रखना जरूरी है। दुष्यंत तो रखा हुआ उन्होंने। भाजपा की जो अपने जाट नेता है, मुझे क्षमा करें मैं कहूँगा, चाहे वो बराला है या अपना गन्नू से अध्यक्ष धनखड़ साहब है, जो धीरेन्द्र सिंह है, जो केंद्रीय रहे, उनका प्रभाव एक जाट नेता के रूप में नहीं है। उनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्र में भी नहीं है। वो खुद ही चुनाव हार गए, धीरेन्द्र सिंह की वाइफ चुनाव हार गई, बराला हार गए, धनखड़ साहब हार गए, मन्नू हार गए। तो भाजपा को एक दिखाने के लिए जाट नेता की जरूरत है। उन्होंने जाट नेता के रूप में दुष्यंत को रखा हुआ है। और भाजपा का जो गेम प्लान है सारा, वो इसमें नहीं है, डेवलपमेंट के मुद्दों पे नहीं है। उनको पता है कि लोगों में रोष है, सब कुछ है। जब चुनाव आएगा तो जाट गैर जाट के उस पर राजनीति में जरूरत है, इनको तेज करेंगे, उसके उसी पर उनकी। मैं एक और सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से ही निकले हुए हैं, जो आप जहां बैठे हैं उस क्षेत्र के नेता हैं राव इंद्रजीत,
और राव इंद्रजीत ने एक बड़े वोट बैंक को वो एड्रेस करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हुड्डा की ये यात्रा होगी, और उनकी भी नाराजगी यही रही, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वीरेंद्र सिंह भी, चौधरी वीरेंद्र भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, सभी मुख्यमंत्री चूंकि बनना चाहते, तो ऐसी स्थिति में क्या हुड्डा उस कम्युनिटी को जोड़ पाएंगे कि जो यादव कम्युनिटी है और उसको? जी देखिए, अहिरवल में भाजपा काफी प्रयास करती रहती है इंद्रजीत के कद को छोटा करने का। कहीं भूपेंद्र यादव की चर्चा चलती है, कभी सुधा यादव को पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि राव इंद्रजीत का काफी प्रभाव है अपना अहिरवल में, अभी भी है। तो भूपेंद्र हुड्डा कितनी पद यात्रा करें यहाँ पे तो भाजपा का इंद्रजीत का ही प्रभाव रहेगा। हुड्डा साहब के पास जो अहिरवल में जो नेता है ज्यादातर वो है जो प्रॉपर्टी डीलर है, जिन्हें हुड्डा के रहते CLU में या प्रॉपर्टी काम में जिन्हें 100 करोड़ 300 करोड़ रुपए कमा रखा है उसने। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका के लोगों में ज्यादा असर हो। तो यहाँ पे तो अहिरवल में कोई कांग्रेस लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं डाल पाई। जाट बेल्ट में पार सकती है हुड्डा के कारण, GT रोड बेल्ट में और क्षेत्रों में कांग्रेस अच्छा प्रभाव दिखा सकती है। जी बिल्कुल, अहिरवाल में उनका वो तो, अहिरवाल में सेंध लगाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। यदि आपको हरियाणा की राजनीति करनी है तो आपको सारी कम्युनिटी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। शुक्ला जी, मैं बताता हूँ 1 मिनट के लिए। हुड्डा साहब के लिए अहिरवाल में पैर फैलाना बहुत जरूरी है। हुड्डा साहब का बेटा दीपेंद्र हुड्डा इस बार लोकसभा चुनाव सिर्फ 5,000 वोटों से आ रहा है, और अकेले अकेले कोसली से 75,000 की लीड आ रही थी। 75,000। अगर हुड्डा साहब ने कोसली में थोड़ा बहुत भी अपना संपर्क बनाया होता, 10 साल के मुख्यमंत्री रहते, और वहां से मतलब 75,000 मान लो 40,000 की हार होती, तो उनका बेटा 35,000 से जीत जाता उतर के। 75,000 की लीड अकेले कलसिया से चुनाव हारना इतना बड़ा सक्सेस है। इसलिए हुड्डा साहब को बहुत ध्यान देना जरूरी है अहिरवाल में। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही कि हुड्डा साहब को उस अहिरवाल में ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर श्याम सखा जी, अगर अहिरवाल में कोसली वगैरह एरिया में हुड्डा साहब पर थोड़ा प्रभाव बना ले तो उनका बेटा चुनाव नहीं हार सकता। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप चूंकि रोहतक से भी आते हैं, उससे अहिरवाल से जुड़ा हुआ आपका हिस्सा है। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां बड़ा आधार बन चुका है। तो जब बड़ा आधार बन चुका है तो क्या चाहे रोहतक हो और तमाम जितने सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या जो है अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ पाना इतना आसान होगा? और विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए क्या जो सपना देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या उसे पूरा कर पाएंगे या सिर्फ सपना रह जाएगा? जी डॉक्टर साहब। देखिए शुक्ल जी, आपने तकरीबन बड़े बड़े मुद्दे उठा लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट चंक जो है, जो भाजपा ने हथिया लिया कांग्रेस से, उसके बारे में आपने बात नहीं, वो है ब्राह्मण वोट। अगर आप देखें सारे हरियाणा में जाटों के बाद वोट जितनी नंबर आता है वो ब्राह्मणों का है। और ब्राह्मणों के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो दूसरी जातियां हैं, बैकवर्ड जातियां हैं या दलित हैं, वो आराम से जुड़ जाते हैं। वो ना अहीर के साथ जुड़ते हैं, ना अखिलेश के साथ जुड़े, ना जाट के साथ जुड़ते हैं। क्यों? कि गांव में जो भी ज्यादती होती है वो यही लोग करते हैं, ब्राह्मण नहीं करता। तो कांग्रेस ने जब से ब्राह्मण को एक किनारे पर किया, तब से ये जातियां उस ब्राह्मणों के साथ जो है भाजपा से जा मिली। आप वोटिंग पैटर्न देख लीजिए, रोहतक जिले का भी, जो सोनीपत की सीट है उसका देख लीजिए, रोहतक की सीट का देख लीजिए। क्योंकि रोहतक में सब जो गांव में है, आप ये देखिए कि अखिलेश मायावती का वो हुआ, तब भी मायावती के वोटर अखिलेश के साथ नहीं गए। कारण क्या था कि उनके साथ जाति कौन करते थे? यादव करते थे। तो बेशक लीडर चला गया, वो कैसे जाएंगे? हमेशा यूपी में भी, बिहार में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी जब ब्राह्मण साथ रहे हैं कांग्रेस के, तब जो दूसरी जातियां हैं, जो दबंग जातियों से इतर जातियां हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़ी रही। और यहाँ हरियाणा में पिछले बहुत सालों से ब्राह्मण को हाशिए पर रखा। आपने नाम गिनवाए, रणजीत सिंह सुरजेवाला या कुमारी शैलजा या ईरवाड़ से, या और गिनवा दिया आपने, कोई ब्राह्मण नाम दिया आपने कांग्रेस को?
तो बेसिक चीज ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी कि वो उसका कोर वोटर था और वो 11% है हरियाणा में, जाटों के बाद दूसरा नंबर है। और यही कारण है भाजपा को जो इतनी सीटें आई, पहले 2 सीटें आती, क्योंकि उनके साथ जो अन्य जातियां हैं वो जुड़ जाती हैं। गांव में अगर दबंगई के खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो वो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को नकार कर कांग्रेस ने बड़ा नुकसान उठाया है। अब इस बार, और ये यहाँ नहीं, आप यूपी में देख लीजिए, आप तो वहां के रहने वाले हैं, आप बिहार में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, भजनलाल आए थे तो उन्होंने ब्राह्मणों को साथ रखा, तो उस वजह से कांग्रेस, यानी बिश्नोई कितने थे उसके बावजूद वो कैसे जीतते रहे कि ब्राह्मण प्लस जो दूसरी जातियां हैं। उस वक्त अगर आप देखें तो जो जाट वोट थे वो चौधरी देवीलाल के साथ थे, बाद में चौटाला के साथ, तो सारे के सारे आके एक ही बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको समझना पड़ेगा कांग्रेस। इसको समझे बिना वो एक कोहेसिव नहीं, जबकि भाजपा अपनी प्लानिंग नहीं, मैं खुद श्याम जी मैं यही शुरुआत कहां से की करने, श्याम जी मैं यही कह रहा हूं। श्याम जी सुन ले, मेरा सवाल ले ले। मैं ये कह रहा हूं कि यही बात तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में संदेश दिया, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के को जोड़ना है, एक साथ जोड़ना है, क्योंकि देश किसी एक जात, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग का नहीं है, सबको जोड़ने की राजनीति करनी है। तो क्या हुड्डा साहब जोड़ने की राजनीति कर पाएंगे या सिर्फ जो है विपक्ष आपके द्वार तक ही सीमित रह जाएगी? जी बंसल साहब आप बताएं इसका जवाब। देखिए, मैं इस मामले में हुड्डा साहब नहीं कर पाएंगे। उनका यात्रा का उद्देश्य होगा अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी स्थापित करना। जी अपने बेटे तक सीमित हो जाएगा जैसा आपका कहना है, लेकिन फिर भी जब कार्यक्रम होगा तो आपको जब सीनियर लीडरशिप का डायरेक्शन है और यदि वो सपना देखते हैं कि हरियाणा में वापस आए, तब तो फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, बनिया को भी जोड़ना पड़ेगा, ब्राह्मण को भी जोड़ना पड़ेगा, छत्री को भी जोड़ना पड़ेगा, अहिरवाल को भी जोड़ना पड़ेगा और जाटों को तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो सभी कम्युनिटी को, पंजाबियों को, सबको लाना पड़ेगा, सिखों को लाना पड़ेगा, मुस्लिम्स को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज तो करनी पड़ेगी, लीडरशिप तो तभी बनेगी। तभी बनेगी। देखिए, देवीलाल ने जब न्याय मूवमेंट चलाया था हरियाणा में, काशी में, और इतनी सीटें जीत गए थे, उन्होंने ब्राह्मण, बनिया, पुनिया, परमानंद, मूलचंद, बनारसी गुप्ता, हर जाति के लोगों को जोड़ा अपने साथ, और तभी उनका इतना वो बन गया था कि हसनगढ़ एक हल्का है अपना रोहतक जिले में, जो जाटों का हल्का है, 60% जीत है वहाँ पे। देवीलाल ने ब्राह्मण ओपी भारद्वाज को जिता दिया वहाँ पे, एक ब्राह्मण जीत गया उस टाइम। उन्होंने ऐसा रेनबो बनाया सारी जातियों का कि उनको सभी जातियों को लगा कि देवीलाल के रहते हुए हमारे हित सुरक्षित है। मैं पवन जी यही कह रहा हूं कि जो कांग्रेस का मूल चरित्र था वो सभी जातियों को जोड़ करके रहा है। जो गांधी नेहरू ने जो सिखाया वो ये दिया, इंदिरा जी ने भी वही किया, राजीव जी ने भी वही किया। तो अब आखिर क्यों इस तरह से हो रहा है और क्यों यह स्थिति आई कि अब विपक्ष आपके द्वार की स्थिति आ रही, क्यों नहीं पहले से इसको किया गया? श्याम जी आप बोल रहे, फिर श्याम जी से जवाब लेके खत्म करते हैं। जी साहब ने सही बताया कि हुड्डा साहब पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले वो छत्तीस बिरादरी के नेता थे, बल्कि जो उनको कहते हैं पंजाबियों के नेता थे, उनके ज्यादा मित्र पंजाबी थे रोहतक में, और बनिए वगैरह थे, उनके व्यवहारिक मित्र भी थे, बैठना उनके साथ था। और पता नहीं क्या मजबूरी रही, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आरक्षण हुआ जाट आंदोलन का वो रिजर्वेशन के लिए, उन्होंने दिल्ली में एक रैली में बोल दिया कि मैं जाट पहले मुख्यमंत्री बाद में हूँ। उसी दिन से वो गैर जाटों की नजरों से उतरना शुरू हो गए। उसी बात का लाभ बीजेपी ने उठाया, उसी बात का लाभ बीजेपी अभी चुनाव में उठाने का उनकी योजना है कि वो दिखाएंगे कि तुम्हें हुड्डा, वही हुड्डा है सामने जो कहता है मैं जाट पहले मुख्यमंत्री बाद में। जी श्याम जी इस पे आप अपना जवाब दें, फिर मैं फाइनल करूं। जी श्याम जी सुन पा रहे? देखिए, आप मुझे पहले लीडर देखिए, कन्हैया पोसवाल थे, अहिरवाटी से थे। हाँ जी सुन रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जो पहले कांग्रेस थी
उसमें कन्हैयालाल पोसवाल गुर्जर थे, पंडित चिरंजीव लाल ब्राह्मण थे, पार्टी से यादव थे, जाट थे, और दूसरी जातियां भजनलाल चाहे वो 1% थे वो भी थे। तो उस वक्त क्या था कि वो एक तरीके से पूरा समागम था। इस वक्त क्या हो गया कि एक जाति पर फोकस किया हुआ है, जबकि भाजपा को ये पता है कि ये जाति तेरे हाथ नहीं आएगी। भाजपा को साथ जरूर रखे, उन्हें पता है कि ये सिर्फ तो ये तुम्हारे काम आएगी दूसरों की वोट काटने, जैसे और जगह आती है। उन्हें पता है कि भाजपा का भविष्य नहीं है, लेकिन उसको रखेंगे साथ, ऐसी बात नहीं है। तो बेसिक चीज ये है कि जब तक ये सारे के सारे इस तरीके से नहीं बनाएंगे, जो मैंने पहले बताया, कन्हैयालाल पोसवाल थे, पंडित चिरंजीव लाल थे, या जो शैलजा के पिता थे, और वो जमीन से जुड़े हुए। शैलजा दिल्ली रहती है, कितनी बार वो अपने, अब जैसे अम्बाला कंस्टिट्यूएंसी है, कितनी बार आती है, पंचकूला कितनी बार आती है, वो नहीं है, उसके पिता आते थे, सब जगह जाते थे। तो वो जब तक भावना इन लीडर्स में नहीं आएगी, जनता अकेले राहुल के यात्रा से या जुड़ने से वो फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मैसेज तो लेके जाना। राहुल बहुत अच्छा काम किया, पहली बार जो है हिंदुस्तान में गांधी जी के बाद इतना बढ़िया काम हुआ है, लेकिन उस काम को जनता तक पहुंचाने का काम तो कार्यकर्ता और जो छोटे लीडर उनका है ना। जब तक वो नहीं पहुंचाएंगे उसका क्या फर्क पड़ेगा। और समग्रता से सारी जातियों को साथ लेके, अब जो इनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगर कोई होता है तो उसमें इस लोग जब आएंगे तभी बात बनेगी। अगर इस तरीके से लोग नहीं लिए गए और वही 3-4 लीडर्स पर रखा गया कि ये सीएम के चलिए दावेदार इसको कंक्लूड करते हैं कि कुल मिला के ये है कि जो विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम की बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तभी सफल होगा जब कांग्रेस के मूल चरित्र पे वापस लौटेंगे, उसी कांग्रेस पर वापस लौटेंगे जो सभी धर्म, सभी जातियों, सभी को साथ ले चलने की राजनीति करती थी। उस बात पे फोकस करेंगे जो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में संदेश दिया कि हम किसी एक के नहीं हैं, हम सबके हैं, हर जात के हैं, हर धर्म के हैं। तो इस बात का संदेश होना चाहिए, यह संदेश अकेले नहीं होना चाहिए कि यह नेता सिर्फ इस जाति का नेता है या इस धर्म का नेता है। तो सर्वधर्म सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति जब तक नहीं आएगी, कांग्रेस अपनी पटरी पे नहीं आ पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेटियों को और सबको इंसाफ नहीं दिला पा रही है, उस कारण से निश्चित रूप से उससे नाराजगी है, और वो नाराजगी लगातार बढ़ रही है। फिर किसानों में, दूसरे और वर्ग में, व्यापारियों में, ठेकेदारों में, सब में नाराजगी आ रही है, कहीं ना कहीं, कहीं करप्शन के कारण, कहीं किसी दूसरे कारण। तो उस स्थिति में जनसंवाद से अकेले काम नहीं चलेगा, तभी होगा जब जमीन में काम भी दिखाई देगा। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ में, कुछ और नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।